नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पंजाब और गोवा में नामांकन पत्रों की जांच पूरी। पंजाब में रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवार, 21 तक नाम वापसी। अखिलेश और राहुल के गठबंधन में आरएलडी को जगह नहीं। 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। शुक्रवार को ऐलान मुमकिन। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिद्धू का आपसी मनमुटाव से इनकार। अमृतसर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा। मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराखंड दौरा पूरा। राज्य में शराब के दुरुपयोग को रोकना बड़ी चुनौती बताया। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। गुरुवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। इस बार पंजाब में रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। आखिरी दिन 1040 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की और कुल मिलाकर 117 सीटों पर जो विधानसभा सीटें हैं उनके लिए इस बार 1941 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। पिछले चुनाव से अगर तुलना करें तो ये लगभग दोगुनी संख्या है। 2012 के चुनाव में 1078 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। अब 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 4 फरवरी को सभी सीटों पर एक साथ मतदान होगा। 11 मार्च को 5 विधानसभाओं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। और अगर सियासत की बात करें तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने यह साफ किया कि पद को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है और मौजूदा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीत दर्ज करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मंच पर पहली बार एक साथ नजर आए। इस मौके पर कैप्टन ने कहा कि दोनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। यही नहीं, अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को बेटा करार दिया। Navjot has not told the Congress president anything or the vice president. He is like my son, and I've known him like a little boy, like my son, and I am very happy to see him here. इस मौके पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए उसे पंजाब की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। हर इंडस्ट्रियलिस्ट तो पैसे मांगते ने, दे वांट शेयर्स इन द इंडस्ट्री एंड दैट इज व्हाई नोबडी वांट्स टू कम हियर। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, by God's grace, we will settle all this. That is why I am saying today, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। We are now wanting 2/3 majority in the assembly. वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपने चुटीले अंदाज में नजर आए। हाथी चले विच बाजार, आवाजां आण 1000। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक होने के नाते वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू अपने पिछले बयान पर सफाई दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह के साथ वो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कांग्रेस की दावेदारी को मौजूदा चुनाव में कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छटपटाहट में जीत के दावे कर रही है। हरसिमरत कौर ने आम आदमी पार्टी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। पंजाब चुनाव में जलालाबाद सीट पर सबकी निगाहें हैं और सभी पार्टियों ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। यहां से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान उन्हें चुनौती दे रहे हैं। पार्टी के प्रचार में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। जलालाबाद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बादल परिवार की जमकर आलोचना की। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में पंजाब को बादल सरकार ने पीछे ला दिया है। जलालाबाद में उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने की अपील की। सारा पंजाब रो रहा है
बादलों ने बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल के अंदर। इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है, जलालाबाद के लोगों की है दोस्तों। सुखबीर बादल की जमानत जब्त करके आपको भेजना है। केजरीवाल के निशाने पर कांग्रेस भी रही और उन्होंने फिर से कांग्रेस और अकाली दल के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में नशे का कारोबार सरकार की आंखों तले फल फूल रहा है, लिहाजा उनकी सरकार बनते ही नशे पर नकेल कस दी जाएगी। लोग पंजाब में नशे से बहुत दुखी है और सबको पता है कि मजीठिया नशा बेचता है। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर नशे की सप्लाई बंद करेंगे। जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता भगवंत मान उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मैदान में हैं, लिहाजा इस सीट पर सबकी निगाहें अभी से टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोगा में घोषणा पत्र जारी करते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार बनने पर विशेष रूप से सक्षम लोगों को हर महीने 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में डाली जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि इसके लिए विकलांगता के प्रतिशत को 50% से घटाकर 40% तक किया जाएगा ताकि ज़रूरतमंदों को इसका फ़ायदा मिल सके। उन्होंने व्हील चेयर समेत और भी कई घोषणाएं की। और विशाल दहिया अमृतसर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अमृतसर में आज जो बड़ा इवेंट रहा वो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें दोनों का इस बात पर जोर था कि दोनों का मनमुटाव नहीं है। क्या अभी भी मनमुटाव की कोई गुंजाइश है? कोई ऐसे कयास लग रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी था दोनों को एकजुट होकर दिखना, क्योंकि जब से इस बात की कवायद चल रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल होंगे, तो शुरुआती दौर में ही सबसे पहला नेता कांग्रेस पार्टी का जिसने इस बात पर सवाल खड़े किए थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। उन्होंने कहा था कि बिना शर्त अगर कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है, लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। और आखिरकार जब नवजोत सिद्धू ने ज्वाइन कर ली पार्टी को ज्वाइन किया, तो उसके बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमारे साथ बातचीत में आज से 2 दिन पहले सीधे तौर पर कहा था कि बिना शर्त किसी शर्त के बिना नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में आए हैं। और जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि क्या जो रोल है उनका पार्टी में वो कितना बड़ा रहेगा, क्योंकि नवजोत सिद्धू की पत्नी ने कहा था कि बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं कांग्रेस में नवजोत सिद्धू, तो इस बात का जवाब भी वो उन्होंने सीधे तरीके से नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये पार्टी आलाकमान तय करेगी। तो इससे एक चीज जाहिर होती है कि सब कुछ उतना ठीक ठाक या उतना दुरुस्त नहीं है दोनों नेताओं के बीच जितना कि कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहेगी। इसी वजह से आज दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम कयासों को दरकिनार किया। पहले शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गोवा की। गोवा में गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम भी पूरा हो गया। बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने की आखिरी दिन था बुधवार। गोवा में कुल 405 उम्मीदवारों ने इस बार नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। गोवा में कांग्रेस ने 40 सीटों में से 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी 4 सीटों पर उसने गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ तालमेल किया है। उम्मीदवार 21 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 4 फरवरी को मतदान होना है, जिसके बाद 11 मार्च को मतगणना होगी। गोवा में दूसरे चुनावी मुद्दों के साथ साथ दोहरी नागरिकता का मुद्दा भी अहम है। भारतीय कानून के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक एक ही देश में वोट डाल सकता है, पर गोवा में कई ऐसे लोग हैं जो भारत और पुर्तगाल दोनों देशों का पासपोर्ट रख रहे हैं। गोवा में दोहरी नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल राज्य में 1961 तक पुर्तगाल का शासन था। उस वक्त केवल 40,000 लोगों के पास ही दोहरी नागरिकता थी, लेकिन इस वक्त गोवा के करीब 2 लाख लोगों के पास भारत और पुर्तगाल की दोहरी नागरिकता है। भारतीय कानून के तहत किसी दूसरे देश की नागरिकता मिलते ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, जबकि पुर्तगाली सरकार ने गोवा के लोगों के लिए न सिर्फ अपना पासपोर्ट मुहैया करवाने की नीति बनाई, बल्कि इनकी 3 पीढ़ियों और उनसे और किसी गैर पुर्तगाली की शादी से पैदा होने वाले बच्चों को भी अपनी नागरिकता देने का नियम बनाया हुआ है। ये अथॉरिटी ने अगर पासपोर्ट इशू की है
तो गोवा के लोगों ने अवश्य उसका फ़ायदा उठाया, इसलिए ताकि वो कहीं प्रदेश में जाकर अपना पेट भर सके, वहाँ स्थानिक होने के लिए नहीं, वहाँ स्थायिक होने के लिए नहीं। लेकिन वो जो लोग जिस पासपोर्ट का फ़ायदा उठाकर बाहर जाते हैं अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए और बाद में वो वापस चले आते हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का विधान नहीं है, इसीलिए बीते कुछ सालों में अचानक भारत की नागरिकता त्याग कर पुर्तगाली नागरिक बनने वालों की होड़ लग गई है। अनुमान है कि अब तक करीब 5 लाख लोग पुर्तगाल की नागरिकता ले चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अपने भारतीय पासपोर्ट भी सरेंडर नहीं किए हैं, क्योंकि वो दोहरी नागरिकता की सहूलियत चाहते हैं। Dual citizenship is an issue which the central government has to decide. I would be happy if dual citizenship is allowed, but it is a Ministry of Home Affairs to decide these things. सालों पुरानी समस्या का समाधान केंद्रीय गृह मंत्रालय भी नहीं कर पा रहा। गोवा विधानसभा के 2 सदस्यों की नागरिकता से जुड़ा मामला भी इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के विचाराधीन है। केस मैं डाला, लेकिन आई एम एन इंडियन, आई हैव इंडियन पासपोर्ट, आई एम अ बिजनेसमैन, and everything is there. It's very clear. And I'm a businessman. I have a PAN card. I've traveled to Portugal. I've taken a visa. My Indian passport traveled to Portugal. नागरिकता के मसले पर गोवा में कोई भी दल लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। एक दूसरे की देखा-देखी गोवा के सभी दल चाहते हैं कि पुर्तगाल की नागरिकता लेने के बाद भी ऐसे लोगों की भारतीय नागरिकता बनी रहे। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी, गोवा। तो गोवा में जो तमाम चुनावी मुद्दे हैं उसमें दोहरी नागरिकता का भी मुद्दा है और ये मामला हर साल सामने नज़र आता है। और ये भी देखने में आया है कि हर साल वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद लगातार घट रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में नागरिकता सरेंडर कर रहे हैं। रविंद्र सिंह शौरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रविंद्र, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है? क्योंकि पिछली बार जब वहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले विधानसभा चुनाव भी हुए थे, बार बार ये मुद्दा सिर उठाता है दोहरी नागरिकता का। और जैसा मैं भी कह रहा था कि चुनाव आयोग के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कई लोग जो भारतीय नागरिक हैं उन्होंने अपनी नागरिकता सरेंडर की है और पुर्तगाल के वो नागरिक हो गए हैं। कितना बड़ा इस वक्त मुद्दा है और क्यों ये मुद्दा अब तक सॉल्व नहीं हो पाया? जी दीपक, बिल्कुल ये बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए फ़िलहाल जो लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल विल जो है, इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। गोवा की जब हिंदुस्तान में शामिल हुआ था 1961 से, अगर तब से बात की जाए आज तक की, तो करीब 5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ की नागरिकता हासिल की है। गोवा की कुल जो वोटर है वो करीब 11 लाख के आसपास है। उनमें से 5 लाख लोगों का इतने साल में वहाँ की नागरिकता हासिल करना दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ की कल्चर जो है वो पुर्तगाल से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। नंबर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यहाँ के जानकार मानते हैं वो है एम्प्लॉयमेंट का। जिस तरीके से यहाँ पे लोग, टूरिज़्म एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, उसी पर तमाम लोगों की बहुत अधिक निर्भरता है रोज़गार के मामले में। तो जब बाहर का कहीं विदेश का ऑप्शन मिलता है तो लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और ख़ासतौर पे जब 1996 की अगर हम बात करें, जब से कि पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना है, तब से यहाँ के जो लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है कि एक बार अगर आप पुर्तगाल के नागरिक बनते हैं तो पूरे यूरोप के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। जी, चाहे वो यूके हो, चाहे शेंगेन हो या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, सब जगह जाने के लिए आपके पास साधन रहता है। यानी कि एक बेहतर इकोनॉमिक वायबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं और खासतौर पर इतने आसानी के साथ वहाँ पर लोगों के बीच में चर्चित मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र सिंह शौरान आपका। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने आज आरएलडी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस के लिए 103 सीटें छोड़ी गई हैं। आरएलडी 30 से ज़्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं हुए। राष्ट्रीय लोकदल को महागठबंधन शामिल करने के मुद्दे पर दिन भर बैठकों का दौर चला। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि आरएलडी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर आरएलडी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के दबाव में है। अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो हम लोग का सीधा कांग्रेस का साथ बात हुआ। जो एडजस्टमेंट होगा कांग्रेस का साथ ही होगा। शरद यादव से हमारी बात हुई, नीतीश कुमार जी से मेरी 2 राउंड बात हुई है, शरद पवार जी से हमारी बात हुई है, देवगौड़ा जी से हुई है। हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं और ये फिर उसी को दोहराना चाहते हैं जैसे उन्होंने बिहार में किया था। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है।
दोनों पार्टी किस सीट पर लड़ेंगी, इसे लेकर सहमति तकरीबन बन चुकी है। इस बीच शहनवाज राणा और शेरबाज खान समेत कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए। कि आने वाले दिनों में लीडरशिप लेवल पर ही नहीं बल्कि वर्कर्स लेवल पे भी और वोटर्स लेवल पे भी बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तरफ लोग आना शुरू करेंगे। इधर बीजेपी ने गठबंधन की कोशिशों को अवसरवादिता कहा है। बीजेपी के मुताबिक पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर बाकी दल गठबंधन कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो राज्य में सत्तारूढ़ दल हो वो केंद्र बिंदु में ना हो करके, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो और सपा के साथ गठबंधन करने वाले लोग हों, हर व्यक्ति जनता में यही साबित करने में जुटा है कि हम ही भाजपा को रोक सकते हैं। इधर महागठबंधन में अपना दल के कृष्णा पटेल गुट और ओम प्रकाश राजभर की भारतीय समाज पार्टी के शामिल होने की भी चर्चा है। गठबंधन और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बैठकें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वामपंथी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि वामपंथी मोर्चा अकेले चुनाव लड़ेगा। सभी वामपंथी पार्टियां सिर्फ वहीं चुनाव लड़ेंगी जहां वो मजबूत हैं। येचुरी के मुताबिक बाकी सीटों पर वामपंथी दल बीजेपी को हराने के लिए समर्थन देंगे। All the left parties in Uttar Pradesh have come together and they have decided the seats on which they'll fight, where the left in its strongholds. But Uttar Pradesh has 403 seats. So in the remaining seats, where the left is not concerned, our call would be to defeat the BJP. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर सहमति होना बाकी है। अमेठी और रायबरेली समेत कई सीटें हैं जहां दोनों पार्टी दावा कर रही हैं। इन दोनों जिलों को कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर चल रही है, जबकि इनमें से ज़्यादातर पर मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। कांग्रेस ने कह रखा है कि हमारी लीडरशिप से भी बात हुई अपने पार्टी में, ये तय है कि अमेठी और रायबरेली की 10 सीटें कांग्रेस ही लड़ेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अब बात उत्तराखंड की। चुनाव आयोग की टीम ने उत्तराखंड चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। निष्पक्ष चुनाव की तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने देहरादून में राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी वाले इलाकों में मतदाताओं की सुविधा का खास ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी साहब। सर, यहाँ आप लोगों की मीटिंग हुई, 2 दिन मीटिंग चली, क्या यहाँ पर मुख्य चुनौतियाँ आपके सामने हैं? देखिए, यहाँ पर जो हमने पूरे 2 दिन चर्चा करी उसमें मुख्यतः 3-4 चुनौतियाँ हैं। एक तो चुनौती जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और विभिन्न माध्यमों से हमें मालूम पड़ा, वो है यहाँ पे शराब का वितरण और उसका उपयोग, दुरुपयोग हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में। और तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर राज्य प्रशासन को और अपने मशीनरी को कहा है कि वो आगामी 4-5 दिनों में उस मशीनरी को बहुत तेजी से काम कराएं और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त करें। दूसरा यहाँ का जो मुख्य इशू उठाया गया है वो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ पे कड़ाई से पालन किया जाए। खास तौर पर जो ये विज्ञापन होर्डिंग्स लग रहे हैं उसमें सभी लोगों को समान अवसर प्रदान हो, और इसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को निर्देश दिए हैं कि वे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर और समान अवसर प्रदान करें सभी पार्टी और कैंडिडेट्स को। उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खास तौर से जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और दूसरे राज्य से लोग आकर के यहाँ पर लोग उपद्रव या किसी प्रकार का विघ्न न डालें। सर, 15 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। फरवरी ज्यादातर वहाँ बर्फबारी होती है, कई बड़े जिले ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी होगी। ऐसे में कितना मुश्किल होगा और इसके लिए क्या प्लान बनाए? चुनाव के दिन हमारी पोलिंग पार्टीज पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और चुनाव के दिन हमारे
वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। इसके लिए हमें राज्य प्रशासन ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में ऐसी सड़कें जो हिम प्रभावित हैं, जो बंद हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, उनको क्लियर करने के लिए काफी मात्रा में उनके पास मशीनरी, संयंत्र और मजदूर अवेलेबल हैं। जहां से सूचना मिलेगी वो वहां पे जाके सड़क को खोलेंगे। यहाँ पर बहुत तेजी से अदला बदली हो रही है राजनीतिक दलों में। कांग्रेस के लोग बीजेपी में और खासतौर पर एक अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें कांग्रेस के, काफी लोग चुनाव के वक्त बीजेपी में। आचार संहिता का क्या उल्लंघन नहीं है या इन पर कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बारे में एंटी डिफेक्शन एक्ट बना हुआ है। जो निर्वाचित नहीं है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ कहना है कि उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बढ़े, ये आयोग की कोशिश है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। उत्तराखंड की सियासत रोज नई करवट ले रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने से दोनों दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है। ये कोई महिला संगीत की तस्वीरें नहीं, बल्कि उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय का नजारा है। टिकट की मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन जारी है। टिकट बंटवारे के विरोध में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जब जनता के द्वारा जनता का शासन है, जब जनता चाहती है उनको टिकट चाहिए, तो उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा है कि नहीं है? विनोद चवली को टिकट क्यों? जनता का जब पूरे उनके पक्ष में है। ये हैं ब्रजभूषण कैरोला। बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे और पार्टी प्रवक्ता भी हैं, लेकिन टिकट बंटवारे से ब्रजभूषण खासे खफा हैं और बगावत पर उतारू हैं। मेरे राष्ट्र में खतरा है, मेरे पार्टी मेरे सेकेंडरी है, मुझे अपने उत्तराखंड बचाना है, मुझे अपने उत्तराखंड को, अपने भारत को बचाना है। इसलिए भारत के स्वाभिमान, उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए हम जैसे बहुत से सैकड़ों लोग जो हैं इस प्रकार के उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आलम यह है कि 70 में से करीब 24 सीटों पर बीजेपी को बागी उम्मीदवारों से मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस में भी आपसी गुटबाजी से मुश्किल खड़ी हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी में जाने से संगठन और सरकार में मतभेद की कलई खुल गई है। पार्टी नेता अब बचाव की मुद्रा में हैं। पार्टी के पीठ में छुरा भोंगने का काम जो व्यक्ति करेगा तो उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। ये लोग अति महत्वाकांक्षा में वहां गए हैं और पार्टी के नेतृत्व को इन्होंने धोखा देने का काम किया है। अपने बीच तमाम कांग्रेसी चेहरे पाकर बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्त पसोपेश में हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अजीब द्वंद में चल रहे हैं, लेकिन दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व अपने फैसलों को सही ठहराने में जुटे हुए हैं। बीजेपी में बगावती सुर थम नहीं रहे, वहीं कांग्रेस अंदरूनी कलह से परेशान है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिन ब दिन बदलते सियासी समीकरणों का नतीजों पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। कांग्रेस ने 21 जनवरी को देहरादून में प्रस्तावित कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई जाए। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री को शिरकत करनी है। कांग्रेस ने कहा है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री पार्टी का चुनावी चेहरा है, ऐसे में यह कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने कहा है कि यह कार्यक्रम राज्य में मतदान पर असर डाल सकता है, इसलिए इसे वोटिंग के बाद ही आयोजित किया जाना चाहिए। यदि देहरादून में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानी है तो वो चुनाव के वक्त में नहीं, मोस्ट वेलकम, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, मगर चुनाव के वक्त में न करिए। आप 15 फरवरी की बात कर लीजिए। और ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टेलीवाइज होगी, वाइडली पब्लिसाइज्ड होगी, इसमें बहुत सारी बातें कही जाएंगी जो मतदाता के मन को प्रभावित कर सकती हैं। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में 7 नए जिले बनाने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कुकी और नगा समुदाय के लोग केंद्र सरकार के रुख के समर्थन में उतर आए हैं। इनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले जिले बनाकर राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। जाते जाते इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। Traditional rivals, the Nagas and Kukis in Manipur, rarely ever end up on the same side politically.
But these days, the Indigenous Kuki People's Forum or IKPF is publicly backing the stand taken by the United Naga Council.